प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की ये क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है और बीए पार्ट फर्स्ट में भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज आपके व्याख्यान के लिए चुना है और वह टॉपिक है नदी के कार्यों से संबंधित। टॉपिक का नाम है नदी का अपरदनात्मक कार्य, एक परिचय। तो आइए इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझते हैं कि नदी जो अपने 3 महत्वपूर्ण कार्य करती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। इनमें से जो अपरदन का कार्य है, वह अपरदन का कार्य नदी किस रूप में करती है, किन किन क्रियाओं के द्वारा करती है, इसके कौन कौन से अपरदन के प्रकार हैं, इन तमाम बातों को लेकर के हम और अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन बातों को लेकर के आज के इस व्याख्यान में हम आपसे बातचीत करेंगे। ये व्याख्यान नदी के कार्यों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि ये आपको भूगोल में जब भी हम नदी और उससे संबंधित कार्यों की चर्चा करेंगे तो उसको समझने में बहुत मददगार होगा। नदी का जो अपरदनात्मक कार्य है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक उसमें रासायनिक कार्य होता है और दूसरा होता है भौतिक कार्य। रासायनिक अपरदन की बात करें तो रासायनिक अपरदन के अंतर्गत हम घोलीकरण की क्रिया या संक्षारण की क्रिया को लेते हैं और भौतिक अपरदन के अंतर्गत हम सन्निघर्षण, जलगति क्रिया, अपघर्षण, तटगुहिकायन इत्यादि को शामिल करते हैं। तो आइए ये जो अभी हमने चर्चा की, ये क्रियाएं क्या हैं और किस प्रकार से ये नदी द्वारा अपरदनात्मक कार्य को अंजाम देते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं संक्षारण की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। कोरोजन बेसिकली नदी द्वारा इनकी शैलों का घिसाव है। शैलों को घिसती है नदी, और ये कैसे घिसती है? अपक्षय के जो रासायनिक प्रक्रम हैं, जिनमें अम्ल का विशेष योगदान है, अम्लीय अभिक्रिया और घोलीकरण की क्रिया। घोलीकरण का मतलब घोलना। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो नदी की धारा शैलों में से उनके कुछ पदार्थों को निकाल लेती हैं और निकाल करके इनको कहीं दूर ले जाती हैं। ये जो शैलों से निष्कासन की प्रक्रिया है पदार्थों की, अम्लीय अभिक्रिया द्वारा और घोलीकरण की क्रिया द्वारा, इसी को संक्षारण या कोरोजन की संज्ञा दी जाती है। तो संक्षारण और कोरोजन एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जो नदी अपरदन का एक बड़ा कारण होती है। संक्षारण का जो विशेष प्रभाव है वो सभी प्रदेशों पर एक जैसा नहीं होता। इसका प्रभाव चूना प्रदेश पर विशेष रूप से दिखाई देता है। चूना जो एक सामान्य रूप से कठोर शैल है, कठोर चट्टान है, उसके ऊपर संघर्षण का जो प्रभाव है, वो संघर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन नदी के जल के घोल में पाए जाने वाले जो कार्बोनिक एसिड हैं,
उनका प्रभाव यहाँ बहुत शीघ्रता से दिखाई देता है। रासायनिक अपक्षय की जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा जल में जो घुलनशील पदार्थ है वह अलग हो जाता है और जल में मिश्रित और घुलनशील होकर के वह आगे प्रवाहित होता रहता है। तो ये जो क्रिया है ये संक्षारण की क्रिया है, गोलीकरण की क्रिया है। इसमें इन एसिड्स का एक बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार से अनेक गैसें हैं, लवण हैं, क्षार हैं, इनका भी मिश्रण जल में होता है और इनसे मिला हुआ जल विभिन्न जो पदार्थ हैं उनको घोलने की उसकी अद्भुत शक्ति होती है। ऐसे जल में जिनमें गैस, लवण, क्षार इत्यादि मिले हों वह भी पदार्थ घोलने में अद्भुत क्षमता रखता है। तो इस कारण से भी ये घुलन क्रिया बढ़ जाती है और इस घोलीकरण के कारण एक शैल से, एक चट्टान से पदार्थ निकल करके नदी के प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। तो ये संक्षारण की क्रिया नदी अपरदनात्मक कार्य में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसी तरीके से दूसरी एक इसमें क्रिया है अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण में नदी के साथ जो कंकड़, पत्थर, रेत के बड़े कण, बालू, बजरी, शिलाखंड इत्यादि जो बह करके जाते हैं वो जल के साथ बहते हुए धरातल को खरोंचते हैं, घिसते हैं। तो इनकी खरोंच और घिसावट से ये जो तोड़फोड़ होती है, जो चट्टानें घिसती हैं, उनका पदार्थ जो उनसे अलग होता है, यह क्रिया कहलाती है अपघर्षण, एब्रेजन। तो इस एब्रेजन के द्वारा अपर्दन होता है। पहला बताया संक्षारण के कारण होता है, दूसरा एब्रेजन के कारण होता है, अपघर्षण के कारण होता है। और तीसरी क्रिया है सन्निघर्षण। अभी हमने चर्चा की जो प्रवाहित जल है, नदी है, उसमें अनेक कंकड़, पत्थर, बालू, शिलाखंड इत्यादि बह करके जाते हैं और वो जो साथ में पदार्थ गए हैं जल के वो आपस में भी टकराते हैं। पहली क्रिया में तो हमने बताया था कि वो धरातल को घिसते हैं, जिसको हमने अपघर्षण नाम दिया, और वो आपस में अगर घिसते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो वो घिसते हैं, उनसे भी अपर्दन होता है। इस क्रिया को कहते हैं सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का मतलब हो गया, इंग्लिश में इसको कहेंगे एट्रिशन, आपस में रगड़ खा करके पदार्थ का अपर्दित होना। और चौथी एक क्रिया होती है जलगति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें केवल जल की क्रिया होती है। जल बिना किसी रासायनिक क्रिया के केवल यांत्रिक ढंग से ये सेलों से टकराता है और सेलों से टकरा करके सेलों के कणों को ये ढीला कर देता है। सेलों में विभिन्न आकार के कण होते हैं, विभिन्न उसके कठोरता वाले कण होते हैं। तो जो सेल के टकराहट, सेल से जब जल का टकराहट होता है तो यांत्रिक कारणों से ये सेलों के कणों को ढीला और कमज़ोर कर देता है और ये जो ढीले कण हैं ये बह करके फिर जल के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात उस सेल में से निष्कासित हो जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। और इसी प्रकार से एक है तट गुहिकायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैंक केविंग। ये नदी तटों पर होती है, विशेष रूप से बाढ़ के जल की जल गति क्रिया के द्वारा अल्प समय में, थोड़े ही समय में जो असंगठित पदार्थ हैं उनका भारी मात्रा में खनन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। और बाढ़ के समय न केवल नदी की धारा की गहराई अधिक हो जाती है बल्कि उसके जो किनारे हैं उनका अंतःकर्षण भी होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि नदी में जलोढ़ की भारी मात्रा आ जाती है। जहाँ उसके जो कण हैं वहाँ उनका विलगाव शीघ्रता से हो जाता है, जो उसके कण हैं वो विलगाव हो जाता है, अलग हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है इसको नाम दिया जाता है नदी तट गुहिकायन, अर्थात बैंक केविंग। तो इस बैंक केविंग के कारण भी नदी का अपरदनात्मक कार्य होता है। अब प्रश्न आता है कि नदी का जो अपरदनात्मक कार्य है क्या वह एक ही प्रकार का है? तो इसको स्थिति के आधार पर
4 भागों में बांटा गया है। अलग अलग स्थितियों में होता है, अलग अलग उसकी स्थिति होने के कारण उसके नाम अलग दिए हैं, उसके प्रकार अलग बताए हैं। पहला ऊर्ध्वाधर या लंबवत अपर्दन होता है। इस अपर्दन क्रिया में क्या होता है कि नदी की घाटी की तली में कटाव होता है, घाटी का गहराई में विस्तार होता है। नदी के धरातल जो घाटी है, धरातल है, उसका गहराई में विस्तार होता है, गहराई में उसका कटाव होता जाता है। और ये जो इसका कटाव कार्य है, इसी को लंबवत अपर्दन कहा जाता है। यह कार्य विशेष रूप से नदी की जो युवा अवस्था है उसमें अधिक प्रभावकारी होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है अपर्दन का, नदी अपर्दन का, पहला हमने बताया लंबवत अपर्दन, और अब दूसरा प्रकार हम बता रहे हैं पार्श्विक अपर्दन। पार्श्व का मतलब होता है भुजाएं, अगल बगल का। तो नदी के पार्श्वों या उसके जो किनारे हैं उन पर भी अपर्दन होता है। इससे क्या होता है, नदी की घाटी चौड़ी होती है। लंबवत अपर्दन से आप समझिए कि लंबवत अपर्दन से नदी की घाटी गहरी होती है, जबकि पार्श्विक अपर्दन से नदी की घाटी चौड़ी होती है। और अनेक स्थल रूपों का भी निर्माण होता है। तो ये पार्श्विक अपर्दन एक दूसरा प्रकार हो गया अपर्दन का। तीसरा अपर्दन है शीर्ष अपर्दन, जिसको हेडवार्ड इरोजन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक नदी अपने उद्गम की ओर कटाव करती है, पीछे की ओर, जहां से उसका उद्गम है उसके पीछे की ओर कटाव करती है। इससे क्या होता है, जो जल विभाजक हैं, 2 नदियों के बीच में जल को विभाजित करने वाली जो रचनाएं हैं, उनका भी अपर्दन होता है और वो संकड़े होते जाते हैं क्रमशः। और इस संकड़े होने के कारण कई बार सरिताओं का अपहरण भी हो जाता है। तो सरिता अपहरण की जो घटना है वो ये शीर्ष अपर्दन के कारण विशेष रूप से होती है। इसको भी समझने की बात है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। और फिर एक अन्य जो इसका अपर्दन का प्रकार है स्थिति के आधार पर, वह है मुख अपर्दन, माउथवार्ड इरोजन। डेल्टा के निकट अगर अपर्दन नदी करती है तो डेल्टा के आसपास नदी का मुख होता है, नदी समुद्र में गिरती है, ये इसका मुख है। पहाड़ी के पास जहाँ से उसका उद्गम है वो उसका शीर्ष है। तो ये इसका मुख अपर्दन, जहाँ डेल्टा के आसपास अपर्दन होता है, उस अपर्दन को मुख अपर्दन के नाम से जाना जाता है, माउथवार्ड इरोजन कहते हैं। तो ये 4 जो अपर्दन के प्रकार हैं वो स्थिति के आधार पर मैंने आपको बताए। लंबवत अपर्दन, जिसको वर्टिकल इरोजन कहते हैं इंग्लिश में, लेटरल इरोजन, पार्श्विक अपर्दन या क्षैतिज इरोजन के नाम से जानते हैं, शीर्ष अपर्दन है जिसको हेडवार्ड इरोजन कहते हैं, और मुख अपर्दन जिसको माउथवार्ड इरोजन नाम दिया जाता है इंग्लिश में। अब प्रश्न आता है कि अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। तो आइए इन कारकों पर भी हम चर्चा करें जो अपर्दन को प्रभावित करते हैं। इनमें एक कारक है ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता का मतलब हमारा है कि जो रिवर चैनल है, जो नदी प्रणाली है, उस नदी की ढाल प्रवणता कैसी है, उसकी तली में ढाल कैसा है, ये मतलब है इसका। तो रिवर चैनल के ढाल की जो तीव्रता है वो उसके वेग को बढ़ाती है, और उसके वेग के बढ़ने से ये अपर्दन को बढ़ाता है। अगर अत्यधिक ढाल वाला नदी का बेसिन है तो निश्चित रूप से नदी का वेग बढ़ाएगा, और नदी का वेग बढ़ेगा तो नदी की तली में अपर्दन अधिक हो जाएगा, तो वो अपर्दन की मात्रा को बढ़ाता है। ढाल प्रवणता जितनी अधिक होगी उतना ही अपर्दन अधिक होगा, इनका आपस में सीधा संबंध है। ठीक इसी प्रकार से नदी का वेग दूसरा फैक्टर है, ये ढाल प्रवणता एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर है नदी का वेग, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। नदी के जल का वेग जो होता है वो अपर्दन को कम या ज्यादा करता है। यदि वेग अधिक है तो अपर्दन ज्यादा होगा, वेग कम है तो अपर्दन कम होगा। अब प्रश्न आता है कि नदी का वेग कैसे ज्यादा और कम होता है। नदी का वेग जो होता है वो अपने आप में अलग कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें पहला कारक तो हमने अभी चर्चा की थी, नदी का जो ढाल है,
नदी बेसिन का ढाल, उस ढाल से प्रभावित होता है। ढाल जितना ही तीव्र होगा उतना ही नदी का वेग अधिक होगा, नंबर 1। और नंबर 2 है जल की मात्रा। जल की मात्रा अगर अधिक है तो नदी का वेग अधिक होगा। ये हमने सामान्य रूप से देखा है। नदी में जब नालों में, नदियों में हमने देखे हैं सब नदी नाले, तो इन नदी नालों में जब पानी का आवक ज़्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे वाला पानी आगे वाले को धक्का देता है तेजी से, तो आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो नदी की चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी इसके वेग को निर्धारित करती है। यदि नदी का पाटा बहुत अधिक चौड़ा है तो उसका वेग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नदी का जो पानी के बहाव का क्षेत्र है वो क्षेत्रफल बढ़ गया, और पानी का बहाव मान लीजिए उतना ही निश्चित है, तो वही पानी यदि कम क्षेत्र में बहेगा तो उसका बहाव अधिक होगा, वेग तेज होगा, और यदि वो अधिक क्षेत्र में फैल करके बहेगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, नदी के वेग को। अब जल की जो मात्रा है, जल का आयतन है, ये भी महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में नदी के वेग को प्रभावित करता है, और नदी के वेग के प्रभावित होने से अपर्दन भी प्रभावित होता है। तो अगर जल की मात्रा अधिक है, उसका जो जल की मात्रा अधिक है उसका आयतन अधिक है, तो निश्चित रूप से अपर्दन अधिक होगा, और यदि वह कम है तो अपर्दन कम हो जाएगा। इसी प्रकार से नदी जो अपने साथ बहा करके मलबा ला रही है, उस मलबे की मात्रा कितनी है, उसका लोड कितना है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो नदी के अपर्दन को प्रभावित करता है। नदी का जो उसके द्वारा बहा करके लाया गया पदार्थ है, बोझ है, वो अपर्दन की क्रिया के लिए एक तरह से टूल की तरह काम करता है, औजार की तरह काम करता है। नदी अपर्दन के सामान्य सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो बहाए गए पदार्थ की मात्रा बहुत कम या बहुत अधिक अगर है तो नदी के अपर्दन की क्षमता कम हो जाती है। इसको देखिए, समझने की बात है। एक निश्चित मात्रा में, संतुलित मात्रा में यदि नदी में बोझ है, तब तक वह नदी की अपर्दन क्षमता को बढ़ाती है, सर्वाधिक कर देती है। और यदि एक निर्धारित संतुलित मात्रा से कम अपर्दन, उसका अपर्दित पदार्थ है, बहाकर लाया गया पदार्थ है, लोड कम है, तो अपर्दन की मात्रा कम हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से यदि संतुलित मात्रा से, आदर्श मात्रा से अगर अधिक बोझ नदी में है तो भी वह अपर्दन की मात्रा को कम कर देता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आते हैं कि नदी के लोड को बढ़ा देने से, उसकी मलबे की मात्रा को बढ़ा देने से उसकी अपर्दन की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, वह कम होती है, वह अधिक होती है, वह बराबर रहती है। इस प्रकार के विकल्प उसमें दिए होते हैं, या एक और विकल्प दे दिया, पहले कम होती है बाद में ज़्यादा होती है। तो इनमें से हमें ये देखना है कि नदी के मलबे की मात्रा अगर उसकी संतुलित मात्रा से अधिक है तो अपर्दन कम हो जाएगा, संतुलित मात्रा से कम है तो भी अपर्दन कम होगा। अर्थात उसकी जो परिवहन क्षमता है, उस परिवहन क्षमता के अनुरूप यदि उसमें मलबा है तब तो अपर्दन अधिकतम होगा, अथवा कम और अधिक अगर हो गया तो वो मात्रा की कम और अधिकता उसके अपर्दन को कम कर देती है। और एक और फैक्टर है जो नदी के अपर्दन को प्रभावित करता है, वह है नदी के तल में जो बिछी हुई चट्टानें हैं उनकी संरचना कैसी है। यदि ये चट्टानें ढीली हैं, कोमल हैं, संधि युक्त हैं, दरार युक्त हैं, तो अपर्दन की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि इसके विपरीत ये चट्टानें बड़ी कठोर हैं, ये संधि विहीन हैं, ये बहुत ही दृढ़ हैं, इनके कण बहुत बारीक और मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो फिर अपर्दन की मात्रा कम हो जाती है नदी की तली में। तो ये नदी के अपर्दन को प्रभावित करने वाले, ये नदी के अपर्दन को प्रभावित करने वाले मैंने कुछ कारक आपको बताए। इनमें एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढाल की प्रवणता, नदी का वेग,
नदी की जल की मात्रा, उसके मलबे का बोझ, मलबे की मात्रा, और जो तलीय चट्टानें हैं, तलीय शैलें हैं, उनकी संरचना, ये सभी नदी के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही।